A very good morning to everyone. In today's editorial, we are going to talk about the limits and roles of governors, means Rajyapal in a state. Many a time you must have come across the news of conflict between a state government and governor of that particular state on particular issues, especially in the case of Bengal and other south states. It is observed that the governors of that very states are working on the tip of the central government, and that governor is not impartial to their act. दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन हिंदी. इफ़ यू टॉक अबाउट, तो हिंदी में इसको ऐसे समझेंगे कि हम लोग आज इस एडिटोरियल में बात करने वाले हैं कुछ गवर्नर्स के जो लिमिट्स हैं, उनके जो क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में, और कैसे कई राज्यों के राज्यपाल अपनी जो सीमा है उसको पार कर दे रहे हैं. ऐसे केस में कई ऐसी भी परिस्थितियां आई हैं जहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट ये निर्देश नहीं दिया गया है कि राज्यपाल की लिमिट क्या हो सकती है, उनका प्रॉपर फंक्शन क्या हो सकता है. तो इस एडिटोरियल में बताया गया है कि अगर अच्छी तरह से उनके रोल को डिफाइन नहीं किया गया है, उनके जो लिमिट्स हैं उसके बारे में नहीं बताया गया है, तो उसमें थोड़ा अमेंडमेंट की ज़रूरत है, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है. इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा टॉपिक है. तो आगे इस बात को बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें हेडिंग में क्या लिखा हुआ है. लाइन्स एंड रोल्स, जैसा कि बताया कि लाइन्स स्टैंड्स फॉर लिमिट. एक लाइन खींचा जाना चाहिए कि इतना ही आपका रोल है, और रोल का उनके जो क्या क्या रोल्स होते हैं या कार्य होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो किसके रोल्स की बात हो रही है और लाइन्स की बात हो रही है, तो गवर्नर्स यानी राज्यपाल. संविधान के आर्टिकल 153 के तहत ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में एक राज्यपाल होंगे. जिस प्रकार हमारे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को मॉनिटर करने के लिए उसके प्रमुख के तौर पे राष्ट्रपति हैं, उसी प्रकार राज्य का एक प्रमुख जिसके सलाह से, जिसके सिग्नेचर से सारे काम हो सकते हैं, वो है गवर्नर. तो राज्य के लिए जो गवर्नर है वही राष्ट्रपति हमारे देश के लिए होते हैं. अब हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे. तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि आर्टिकल 153 के तहत गवर्नर्स की नियुक्ति होती है और उनके कार्यों का निर्धारण किया जाता है. आगे की जो लाइन्स है उसमें हम लोग बात करते हैं क्या लिखा हुआ है. द टाइम मे हैव कम फॉर क्लैरिफाइंग द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर. समय शायद आ चुका है. द टाइम मे हैव कम, इसका मतलब क्या हुआ, समय शायद आ चुका है. फॉर किसके लिए भाई, तो क्लैरिफाइंग स्पष्ट करने के लिए, क्या, द रोल एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर्स. राज्यपाल के क्या भूमिका हैं और उनके क्या कार्य हैं, इसको क्लैरिफाई करने का समय आ गया है. कि सच में अगर देखें तो गवर्नर्स की क्या लिमिटेशंस हैं, उनकी भूमिकाएं क्या हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं, इसको क्लियर करने का समय आ गया. साइन ऑफ कन्फ्रंटेशन. साइन ऑफ कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है टकराव के संकेत. टकराव मतलब झगड़ा. तो झगड़ा का संकेत बिटवीन किसके किसके बीच में, राजभवन यानी राज्यपाल का जो भवन है, राजभवन उसको कहते हैं. तो राज्यपाल और वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है किसी राज्य की, आर नॉट इनफ्रिक्वेंट इन द कंट्री. फ्रिक्वेंट का मतलब होता है बार बार होने वाला, और नॉट इनफ्रिक्वेंट का मतलब होता है एक नई घटना नहीं है, यानी जो संकेत मिल रहे हैं आमना सामना का या टकराव का, राज्यपाल और वहाँ के इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में एक कोई नई घटना नहीं है. ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं इस देश में. द ओनस, ओनस का मतलब होता है भार, रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑफन अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है, टू बी ऑन द चीफ मिनिस्टर्स, कि ये जो भार है वो किसके ऊपर है, चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर. यानी ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो है, ओनस है, वो चीफ मिनिस्टर के ऊपर है. टू अवर्ट, अवर्ट का मतलब होता है टालना. अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, किसी प्रकार का संवैधानिक क्राइसिस न हो, ये सारी की सारी जिम्मेवारी चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर होती है, ऐसा माना जाता है.
as evidenced by Pinarayi Vijayan trying to buy peace with a mibbed governor आरिफ मोहम्मद खान। और ऐसा देखने को मिला है पिनई विजयन के केस में, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि शांति बनाए रखा जाए, जो कि मिब्ड गवर्नर है वहाँ का। मिब्ड गवर्नर का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे बातों को लेकर के गुस्सा हो जाते हैं, जो छोटे छोटे बातों को बहुत ही ज़्यादा तूल देते हैं, उसको बोलते हैं मिब्ड। तो मिब्ड गवर्नर जो वहाँ के हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान के साथ वो शांति बनाए रखना चाह रहे हैं, रादर देन इसके बजाय कि परस्यू अ कन्फ्रोंटेशनल कोर्स, इसके बजाय कि उनके सामने कोई टकराव पैदा करें ओवर सेवरल इश्यूज़ इन रिसेंट टाइम्स। किसी छोटे छोटे मुद्दे पे, कई ऐसे मुद्दे हैं उसके ऊपर हाल फिलहाल में, यानी पूरा का पूरा लाइन यहाँ से समझिए एक बार फिर, कि टकराव के संकेत राज्यपाल और वहाँ के चुनी हुई सरकार के बीच में पहली बार नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है या माना जाता है कि ये शांति बहाल करने की पूरी जिम्मेवारी वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर होती है, जैसा कि पिनई विजयन के केस में देखा गया, जहाँ वो एक गुस्साए हुए गवर्नर को सही से शांति बरकरार करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, इसके बजाय कि उनके साथ कोई आमना सामना किया जाए। चलिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर दोनों में टकराव हो रहा है, और उसके बारे में हाल फिलहाल में जो टकराव हुए हैं उसके बारे में बात हो रही है। वन वे ऑफ सीइंग दीज डेवलपमेंट्स, यहाँ पे डेवलपमेंट्स का मतलब विकास नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंट्स का मतलब है घटनाक्रम। एक तरीका इन घटनाक्रमों को देखने का है वो ये है कि इज़ टू एट्रीब्यूट देम टू द अपॉइंटमेंट ऑफ दोज हु हैव बीन पॉलिटिकली एक्टिव इन द रिसेंट पास्ट। तो इसको एक अलग नज़रिए से अगर देखा जाए इन घटनाक्रमों को, तो एक किसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है, एट्रीब्यूट मतलब इसके लिए किसको जिम्मेवार ठहराया जा सकता है, तो इसके लिए जिम्मेवार ठहराया जाता है अपॉइंटमेंट्स को। वैसे लोगों का गवर्नर के तौर पे अपॉइंटमेंट हो रहा है जो कि हाल फिलहाल के जो समय में पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे हैं। गवर्नर या राष्ट्रपति को निष्पक्ष होना चाहिए, किसी पार्टी विशेष का नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपॉइंटमेंट उन लोगों की हो रही है राज्यपाल के तौर पे जो रिसेंट पास्ट में एक्टिव रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, और उनको एक गवर्नर के तौर पे चुन लिया जाना। इसका कारण ये भी हो सकता है एंड द पार्टीशन रोल दे प्ले एज एजेंट ऑफ द सेंटर। और जब ऐसा हो जाता है तो पार्टीशन कल भी वर्ड आया था, पार्टीशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी पार्टिकुलर सोच के प्रति आप कट्टर समर्थक होते हैं, उसको पार्टीशन बोलते हैं। यानी जब ऐसे राज्यपाल चुन लिए जाते हैं तो उनका एक रोल हो जाता है किसी पार्टिकुलर जो सेंटर के द्वारा, चूँकि इनकी अपॉइंटमेंट होती है, नाम रिकमेंड किया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेशन तो आता है सेंटर की तरफ से आता है, तो जो सेंटर के तरफ सपोर्ट शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शो करते हैं। यानी आजकल जो राज्यपाल चुने जाते हैं वो कुछ दिन पहले तक उस पार्टी में एक्टिव रहे हैं, और चूँकि सेंटर के द्वारा उनका नाम रिकमेंड किया जाता है तो ऐसे केस में वो पार्टी के तरफ सपोर्ट शो करते हैं, जैसा कि आपने कई राज्यों के केस में देखे होंगे। हाउएवर मतलब हालांकि, द प्रॉब्लम्स मे हैव टू डू विद द वे दैट दे अंडरस्टैंड देयर ओन पावर्स। हालांकि प्रॉब्लम ये जो है उसको किसके साथ संबंध है, उस तरीके से जिस तरीके से वो अपना रोल को समझते हैं, यानी क्या क्या उनके पावर्स हैं वो समझना सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है उनका, यानी सही से वो अपने पावर्स को समझ नहीं पाते। आगे देखते हैं, कॉन्स्ट्रेंड बाय द एड एंड एडवाइस क्लाउज इन देयर रूटीन फंक्शनिंग। कॉन्स्ट्रेंड का मतलब होता है सीमित होना, तो उनका जो सहायता करने का और एडवाइस देने का जो क्लाउज है अपने डेली रूटीन के फंक्शनिंग में, वो सीमित है, उससे आगे आप नहीं निकल सकते हैं। सम गवर्नर्स, कुछ ऐसे गवर्नर्स हैं, सीम टू बी यूजिंग द डिस्क्रेशनरी स्पेस अवेलेबल टू देम टू कीप रिजीम्स ऑन टेंडर हुक्स। और कुछ ऐसे गवर्नर्स हैं जो अपने डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है विवेक का इस्तेमाल करते हैं जो उनके लिए अवेलेबल होता है, टू कीप रिजीम्स ऑन टेंडर हुक,
जो रिजीम है, जो राज्य है, शासन है, उसको हमेशा एक टेंडर हुक्स में रखते हैं, यानी एक बंधन में बांध करके रखे होते हैं अपने विवेक के माध्यम से। अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक बेंच बनाया गया था 1974 में, और उसने क्या कहा है उसके बारे में बात हो रही है। दैट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर शैल एक्सरसाइज देयर फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, उसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो अपने जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हैं, संवैधानिक जो पावर है, ताकत है, उनको एक्सरसाइज करेंगे, यानी उसका यूज़ तभी करेंगे जब उनमें उसमें एडवाइस शामिल होगा, किसका, मिनिस्टर्स का, सेव इन फ्यू वेल नोन एक्सेप्शन सिचुएशंस, कुछ अपवाद को छोड़ करके। यानी कहना ये चाह रहा है कि एक 1974 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा था उसमें कहा गया था कि राज्यपाल अपने शक्तियों का उपयोग मिनिस्टर्स के एडवाइस के अनुरूप करेंगे, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके, जहाँ पे राज्यपाल खुद के विवेक का इस्तेमाल करेंगे। इस 74 में जो बेंच के द्वारा कहा गया है उसमें यह भी कहा गया है कि सिचुएशंस ऑल्सो इलस्ट्रेटिवली, यानी विस्तार से लिस्ट किया गया है कि राज्यपाल क्या करेंगे। देयर इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन ऑफ सम गवर्नर्स नॉट एक्टिंग अपॉन द रिक्वेस्ट टू ग्रांट क्लीमेंसी और असेंट टू बिल्स। लेकिन फिर भी ऐसे कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन सामने आ रहे हैं जहाँ पे गवर्नर जो बातें कही गई थी उसके अनुसार एक्ट नहीं कर रहे हैं। यानी जब सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट किया जाता है कि किसी भी बिल को क्लीमेंसी दीजिए, क्लीमेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है, उसके ऊपर असेंट दीजिए। असेंट का मतलब क्या, मतलब अपनी राय दीजिए, राय का मतलब इसकी स्वीकृति दीजिए। किसी बिल की स्वीकृति को उनके द्वारा नहीं दिया जाता है। एंड इन वन इंस्टांस इन तमिलनाडु, और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है तमिलनाडु में, अ रिलक्टेंस टू रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। तमिलनाडु का केस क्या था मैं बता दे रहा हूँ कि तमिलनाडु जो नीट एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट की जाती है मेडिकल में एडमिशन के लिए, उसको हटाने की बात कहा गया था तमिलनाडु में। यानी तमिलनाडु की सरकार एक बिल लेकर के आई थी जिसमें जो क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन करने के लिए नीट की ज़रूरत नहीं होगी। वो जब बिल पार्लियामेंट से पास होकर के आया और उसके बाद राज्यपाल के पास भेजा गया, तो राज्यपाल उसको प्रेसिडेंट के पास भेजने के बजाय उसको वापस फिर लौटा दिए, और जो कि राज्यपाल का ये अधिकार नहीं था, क्योंकि एजुकेशन जो आता है वो केंद्र सरकार के दायरे में आता है। इसलिए उस राज्यपाल को लौटाने के बजाय उनको क्या करना चाहिए था कि उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए था। तो तमिलनाडु के जो हाल फिलहाल में एक जो केस हुआ था जहाँ पे एक राज्यपाल के द्वारा, और रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छुक, नॉट इच्छुक, इज कॉल्ड रिलक्टेंस। तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व न करने के बजाय उसने क्या कर दिया, बिल को, वो बिल को लौटा दिया। अ बिल दैट expressingly requires presidential assent because of obvious conflict with the central law। वो ऐसा बिल था जिसमें ज़रूरत थी कि प्रेसिडेंट उस पर स्वीकृति दें, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट था सेंट्रल कानून से रिलेटेड था। यानी जो शिक्षा का विषय जो होता है वो राज्य के नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो ऐसे केस में उस बिल को किसकी मंजूरी की ज़रूरत थी, प्रेसिडेंट की। लेकिन यहाँ पे राज्यपाल ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए उस बिल को राष्ट्रपति के पास ना भेज करके उसको लौटा दिया। तो एक विवाद वहाँ पैदा हो गया तमिलनाडु में। आगे देखते हैं। मच ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। बहुत सारे जो ऐसे विवाद हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ी सी कमी किसकी है, संविधान की भी। इट फिक्सेस नो टाइम फ्रेम फॉर द गवर्नर्स टू एक्ट। इसमें गवर्नर के लिए कोई टाइम टेबल का ये नहीं निर्धारण नहीं किया गया है कि कितने समय के अंदर में उसको जवाब देना है। एंड कंटेन्स इन आर्टिकल 163 एन अनयूजुअल पावर टू चूज व्हाट इज़ इन देयर डिस्क्रेशन एंड व्हाट इज़ नॉट। और आर्टिकल 163 में एक बेकार का अनयूजुअल, क्योंकि यूजुअल राइट नहीं है, पावर नहीं है, एक आर्टिकल 163 के तहत एक अलग तरीके का उनको एक पावर दे दिया गया
जिसमें उनके ऊपर छोड़ दिया गया है, उनके विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया। डिस्क्रेशन का मतलब विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया है कि क्या सही है और क्या नहीं। विद द कोर्ट्स बीइंग बेयर्ड फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू वेदर एनी एडवाइस एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज गिवन। अब यहाँ पे क्या है कि कोर्ट भी इस मामले में दूर रह सकता है। बेयर्ड का मतलब होता है किसी से दूर रखना, कि इस मामले में इंक्वायरी नहीं कर सकता है कि क्या एडवाइस दिया गया और क्या कोई एडवाइस दिया गया या क्या दिया गया, इसमें कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब आगे देखते हैं। द सरकारिया कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। राज्य और केंद्र के बीच में रिलेशंस को सही करने के लिए एक सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था। उसने रिकमेंड किया, सिफारिश की है, रिकमेंड मतलब सिफारिश की थी कि नो चेंज इन दिस स्कीम, इस स्कीम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। बट इट इज़ टाइम इट इज़ रिविजिटेड, लेकिन अब समय आ गया है कि इस पर फिर से विचार किया जाए। रिविजिट का मतलब होता है दोबारा गौर करना, दोबारा गौर करना। हालांकि सरकारिया कमीशन ने कहा था कि इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अब समय आ गया है कि इस पर फिर से विचार या गौर करने की ज़रूरत है। वाइल एज द लिंचपिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एपरेटस। लिंचपिन का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट पार्ट या इम्पॉर्टेंट व्यक्ति। तो कॉन्स्टिट्यूशनल का जो उपकरण है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्या है, व्यक्ति हैं। Governors indeed have a duty to defend the constitution and encourage or caution the elected regime. गवर्नर की खुद ड्यूटी बनती है कि वो संविधान की रक्षा करें और जो चुनी हुई सरकार है उसको इनकरेज करें और सावधानी बरतने को कुछ मामले पे कहें। द इम्प्रेशन दैट गवर्नर्स आर नॉट obliged to heed cabinet advice persists in some areas। और ये इम्प्रेशन है कि गवर्नर्स वो ऑब्लाइज नहीं है कि जो कैबिनेट कहे उसको सुन लें। ऐसा देखने को कई एरियाज़ में मिल रहे हैं, यानी गवर्नर जो भी फैसला लेता है या फिर करता है उसमें वहाँ कैबिनेट की एडवाइस ज़रूरी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो गवर्नर है उनकी बातों को नहीं सुनता है। कई एरियाज़ में देखने को मिलता है। एट अ टाइम व्हेन रीजनल पॉलिटिकल फोर्सेज आर एक्टिवली सीकिंग टू बी हर्ड बाय द सेंटर, उस समय जब रीजनल मतलब क्षेत्रीय पॉलिटिकल ताकतें हैं उनको केंद्र सरकार के द्वारा सुना जा रहा है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। इट मे बी टाइम दैट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द गवर्नर्स रोल आर अमेंडेड। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस का मतलब जो भी नियम एंड कानून हैं, प्रावधान हैं, उस जो कि रिलेटेड हैं गवर्नर से, उसको फिर से अमेंड करने की ज़रूरत है, उसको फिर से सुधार करने की ज़रूरत है। यानी उस समय जब सेंट्रल और गवर्नमेंट जो है राज्यों की बात सुन रही है, तो ऐसे में गवर्नर के जो रूल्स हैं उसको भी थोड़ा सा अमेंड करने की ज़रूरत है। आइडेंटिफाइंग एरियाज़ ऑफ डिस्क्रेशन, पता लगाना है, उसको पहचानना है कि क्या क्या विवेक के मुद्दे हो सकते हैं। डिस्क्रेशन का मतलब गवर्नर अपनी विवेक से काम कर सकता है। फिक्सिंग अ टाइम फ्रेम फॉर देम, उनके लिए एक समय सीमा का निर्धारण करना कि कितने दिनों के अंदर में आपको इसका जवाब देना है। एंड मेकिंग इट एक्सप्लिसिट, इसको एक त्वरित बनाना है दैट दे आर ऑब्लाइज टू गो बाय कैबिनेट एडवाइस ऑन डीलिंग विद बिल्स, कि वे लोग कैबिनेट के एडवाइस को पालन करें किसी भी बिल के साथ डील करने में। इन सब बातों को कंसीडर करना चाहिए नए अमेंडमेंट में। रिगार्डिंग बिल्स, इट इज़ क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास द प्रोविजन फॉर गवर्नर्स टू रिटर्न बिल्स। बिल की अगर हम लोग बात करें तो इस बात स्पष्ट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात का वर्णन है, प्रावधान है कि गवर्नर जो है बिल को रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकन्सिडरेशन ओनली, केवल पुनर्विचार करने के लिए। रिकन्सिडरेशन का मतलब होता है पुनर्विचार करना। ओनली ऑन द एक्सप्रेस एश्योरेंस, वो किस मुद्दे पर, कि उसमें एश्योरेंस हो। एश्योरेंस का मतलब होता है कि आप किसी को कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, दैट दे हैव टू नो डिस्क्रेशन एट ऑल, कि उसमें उनका विवेक नहीं है, यानी उस बिल को लौटा सकते हैं
जहाँ पे उनका विवेक काम नहीं कर रहा हो। इन एडिशन, और साथ ही एज सजेस्टेड बाय द एम पंची कमीशन, जैसा कि एम पंची कमीशन के द्वारा सलाह दी गई है, एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ वर्डनिंग गवर्नर्स विद द ऑफिस ऑफ चांसलर इन यूनिवर्सिटीज़। और पंची कमीशन के द्वारा कहा गया है कि एक अलग से जो बर्डन दिया जाता है गवर्नर के ऊपर, कि किसी भी राज्य का गवर्नर वहाँ का चांसलर होता है किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का, शुड नॉट बी कंसिडर्ड, शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड, इसको भी कंसिडर करना चाहिए। यानी गवर्नर के ऊपर जो यूनिवर्सिटी का जो भार थोप दिया जाता है, लाद दिया जाता है, उससे भी उनको मुक्त करने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर एक बात करें तो गवर्नर की जो राइट्स हैं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, उनके लिमिट्स क्या हैं उसके बारे में स्पष्टता होनी चाहिए, और उनके लिए एक टाइम फ्रेम बनाना चाहिए कि कितना दिनों के अंदर में वो एक्ट कर सकते हैं। तो आज के एडिटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।